नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों, हम लोग दिव्या टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। मैं पंकज कुमार वर्मा, नंद +2 हाई स्कूल सुगौली पूर्वी चंपारण। अभी तक हम लोगों ने नवंबर के भूगोल विषय का 8 अध्यायों का अध्ययन कर लिया और उसके प्रश्न उत्तरों को देख लिया। अब हम इसके 9वां अध्याय जो क्षेत्रीय अध्ययन है उसको देखेंगे, रीजनल स्टडी। अब जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट होता है क्षेत्रीय अध्ययन का क्या तात्पर्य है, तो क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मूलतः एक अध्ययन उपागम है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के मानव और उसके द्वारा जो परिवेश उसके परितः है उस परिवेश की जानकारी प्राप्त की जाती है और यह जानकारी मानव वातावरण के संबंधों को समझने में सजीव उसका उपागम का काम करता है। तो उसके सजीव चित्रण को, क्षेत्र विशेष के चित्रण को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो इसके अध्ययन के लिए हम देखते हैं कि क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधियां क्या है। कहने का अर्थ है क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधियां क्या है, तो क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि जो होती है वो मुख्यतः 2 तरह से अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष के अध्ययन में हम देखते हैं तो पहला मीन्स प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक आंकड़े क्या है, तो प्राथमिक आंकड़े वैसे आंकड़े होते हैं जिसकी जवाबदेही अन्वेषक की होती है। अन्वेषक कौन है, तो जो डोर टू डोर जाके आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं, जिसमें आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व तो अन्वेषक के ऊपर निर्भर करता है। मीन्स जो डाटा कलेक्टर होते हैं वे स्वयं अपनी जो अध्ययन का विषय वस्तु है उससे संबंधित आंकड़ों को संग्रह करते हैं और दरवाजे दरवाजे जाके जिस तरह का आंकड़ा हो, हम किसी क्षेत्र विशेष में प्रश्नावली को तैयार करके वैसे आंकड़ों को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वे हमारे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े वैसे आंकड़े होते हैं जिनकी सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक के ऊपर नहीं होता है। वह हम कहीं से भी प्रकाशित डाटा को प्रयोग में लाते हैं, जैसे नगर क्षेत्र में या ग्राम पंचायत में कोई सर्वे किया गया और उसकी आंकड़े को प्रकाशित किया गया। जैसे जनसंख्या से संबंधित हम लोग डाटा जो होता है प्रकाशित हो जाता है, तो उसका हम एनालिसिस करते हैं अपनी सुविधा के दृष्टि से, उसका अलग अलग भागों का अध्ययन करते हैं, तो वे हमारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। और ये सब दोनों जो क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का महत्व है, यह महत्व इसलिए है कि उस क्षेत्र की क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या ज्वलंत समस्याएं हैं। मीन्स जल स्तर में कमी हो रही है या जो किसी क्षेत्र विशेष की जो औद्योगिक इकाई है उससे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो किसान के सेहत पर, खेतों पर, उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों का हम उसमें अध्ययन करते हैं। और किसी क्षेत्र विशेष में जल स्तर में कमी हो रही है, भूमि का उपयोग हो रहा है, उसमें प्रदूषण के विभिन्न जो स्तर
है, नगरों में वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो उससे कितने प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट हो रहा है, तो उसके क्या कारण हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के जो तरीके हैं उसको देखते हैं। तो उसमें प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत हम अपने उपयोग के हिसाब से प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं और उस प्रश्नावली का किस उद्देश्य से हम अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रश्नावली में उस तरह के प्रश्नों को ही हम शामिल करते हैं और उसका उत्तर हाँ या ना में लिया जाता है और इस तरह आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो किसानों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, किसानों से साक्षात्कार के द्वारा, कि भूमि का जो उपयोग हो रहा है उसकी एक सारणी बना के कि मिट्टी कैसी है। सबसे पहले क्रम, किसान का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, फिर उसका भूमि की उपयोगिता क्या है। तो इन सारी चीजों का हम अलग अलग विश्लेषण का प्रश्नावली तैयार करते हैं और उस प्रश्नावली के आधार पर पूछे गए प्रश्नों से देख के हम उस क्षेत्र विशेष की ज्वलंत मुद्दों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। जैसे भूमिगत जल स्तर में गिरावट के का क्या कारण है। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि तेजी से भूमिगत जल स्तर में गिरावट हो रही है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लोग तेजी से बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, बहुमंजिले भवनें बन रही हैं और इस तरह उसमें उपयोग होने के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, जल की अधिक आपूर्ति होती है। तो इस हिसाब से हम जल का विदोहन बहुत ज्यादा करते हैं, जो अंदर से हम जल का अवशोषण कर रहे हैं और पुनः उस जल को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि शहरों में तेजी से पक्के मकान बन रहे हैं, फर्श पक्की हो जा रही है, रोड का पक्का निर्माण हो रहा है, जिससे जो जल नीचे पुनः भूमि में जाती है वो नहीं जाती है। अब वो नाले के माध्यम से या कहीं बड़े बड़े नदियों में, नहरों में छोड़ दिया जाता है और फिर उसका दूर तक जो भूमिगत संसर्ग होता है वह सही से नगरों में नहीं मिलता है, जिससे जल स्तर तेजी से घट रहा है। हम इसका अध्ययन कुआं, जो तालाब, इन सब में भी देख के 4-5 वर्ष पूर्व का जो आंकड़ा है उससे तुलना कर सकते हैं कि कुएं में हम रस्सी गिरा लें और फिर रस्सी को फीता से नापे कि जल का स्तर कितना है और पूर्व में कितना था। इस सारी चीजों का हम विश्लेषण करके इसका अध्ययन कर लेंगे और इससे हमें प्राप्त होगा कि किन कारणों से, तो इन सारे कारणों को हम देखेंगे। इसके उपाय क्या है, तो उपाय के लिए भी हमें सोचना होगा। अगर हम जल स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्य करना होगा। इसके लिए जो सरकारी भवन बन रहे हैं वहां पर वाटर चार्जिंग के लिए हमें बड़ा बड़ा टैंक बनाना होगा और उन सारे टैंकों से भी हम जोड़ के अलग अलग सिंचाई में जल का उपयोग कर सकते हैं और उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। या स्कूलों के जो भवन बन रहे हैं वहां पे भी हम वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके वाटर का स्टोरेज करेंगे और जिससे हमारा भूमिगत जो जल स्तर है उसकी चार्जिंग लेयर बढ़ जाएगी, लेवल बढ़ जाएगी और उसकी उपयोगिता हम अलग अलग कामों में करके हम जल की आपूर्ति कर सकते हैं।
तो उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन, अब भूमि के उपयोग के स्वरूप में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पहले भूमि का इस्तेमाल पेड़ पौधों और फसलों के उत्पादन के लिए होता था। अब क्या है, तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या के रहने के लिए इस भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और लोग तेजी से जो कृषि भूमि है उस पर बसाव हो रहा है, लोग उस पे बस रहे हैं और निवास के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिससे इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खतरा है। तो इस स्वरूप के हिसाब से भी हमें अलग अलग क्षेत्रीय जगहों का अध्ययन करना होगा कि कहां पर क्या चीज का ज्यादा दबाव है। अब इस के प्रकार और उसके क्या कारण हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जो मुख्य रूप से हम क्षेत्रीय अध्ययन में जब देखते हैं तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका हम अध्ययन एक चार्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसको हम अपना क्षेत्रीय अध्ययन में एक प्रस्तुतिकरण हम कर सकते हैं। इसके अध्ययन में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना प्रतिवेदन तैयार करें कि मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो हम वहां के मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार की मिट्टी है, इसकी क्या गुणवत्ता है, और इस तरह का हम एक प्रश्नावली तैयार करके किसानों से मिलके उसके बारे में जांच कर सकते हैं, अपना विधिगत रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। एक छोटे भूमि के लिए, एक बड़े भूमि के लिए। तो हम छोटे भूमि का ही यहाँ टुकड़ा लेके और उस पर अध्ययन करके क्षेत्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। उसमें समस्याओं को समन्वित समाधान के उपाय क्या सामने आएगा, और वहीं दूसरी जो सूक्ष्म स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें उस अध्ययन से सहायता मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, कहीं पर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित हुई है तो उससे क्या लोगों में फायदे हो रहे हैं और उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, इन सारी चीजों को हम क्षेत्रीय अध्ययन में देखते हैं। तो जल प्रदूषण में जल में अपशिष्ट और जो अवांछित तत्व मिल जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, उससे जल प्रदूषण हो रहा है। मृदा में भी हम एक ही फसल के लगातार उपज करने से भी मिट्टी हमारी क्षारीय हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे हमारा उपज अच्छा नहीं होता है। तो इस हिसाब से भी हम उस मिट्टी का जो प्रदूषण के क्या कारण है उसको पता करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर वायु प्रदूषण, वायु में बहुत सारे अपशिष्ट मिल रहे हैं। अब छोटे छोटे शहरों में भी क्या है, प्रदूषण का मात्रा बढ़ रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। वायु में बहुत सारे हानिकारक तत्वों का लेवल बढ़ रहा है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। बड़े बड़े जो महानगर हैं वहां तो अनेक समस्याएं हैं वायु प्रदूषण की। तो छोटे जगहों पर भी जहां का वायु पूर्व में स्वच्छ हुआ करता था, वहां भी अब समस्याएं काफी भयावह हो गई हैं, काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो इस तरह ध्वनि प्रदूषण भी एक ज्वलंत समस्या है कि हर व्यक्ति का सुनने का एक लिमिटेड हॉटेल्स होता है, जितना तक की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, उससे अधिक आवृत्ति का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। लोग लाउड स्पीकर से क्या कहें, अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम अधिक करके बजा रहे हैं। हम लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें भी हम वॉल्यूम तेज रख रहे हैं, जो हमारे कानों के लिए जो सर्व क्षमता है
उससे अधिक हो रहा है। ईयरफोन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे कानों पर दबाव डाल रहा है, एक तरह से यह समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको हम एक प्रश्नावली तैयार करके उसका अध्ययन कर सकते हैं और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हम आंकड़े तैयार करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, माता पिता के आज्ञा का पालन करें, आसपास पड़ोस में सफाई रखें।